देख बहू, ये बात अगर तूने अपने मायके वालों को बताया तो अच्छा नहीं होगा। करे लहजे में बिमला जी अपनी बहू स्वाति को बोलकर चली जाती है, जिसे सुनकर स्वाति का दिल अंदर ही अंदर रो देता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर माँ जी ने ऐसा क्यों कहा। आखिर वो उनके माँ बाप हैं और उन्हें भी ये जानने का पूरा अधिकार है। फिर क्यों इतनी बड़ी बात माँ जी ने मुझे अपने ही माता पिता से छुपाने को कहा। ऐसा सोच सोचकर स्वाति की आंखों से निर्जर धारा बहने लगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से स्वाति की तबीयत कुछ खराब चल रही थी। उसे बार बार कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे थे और सिर भी भारी भारी सा रहता था, जिसकी वजह से उसे कोई काम करने का मन नहीं करता था। उसके गिरते स्वास्थ्य को देखकर बिमला जी भी काफी चिंतित हो गई, क्योंकि स्वाति घर के काम नहीं कर पाती थी और उसके बदले बिमला जी को घर के काम करने पड़ रहे थे, जिसके कारण वो खिन्न हो गई थी। बस इसलिए एक हफ्ते बाद वो स्वाति को लेकर अपने डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाती है, जहां डॉक्टर स्वाति का चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर सुधा मुस्कुराते हुए बिमला जी को कहती है, बधाई हो, अब दादी बनने वाली हो। इतने वर्षों बाद यह शब्द सुनकर बिमला जी को यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से डॉक्टर सुधा से पूछती है, डॉक्टर साहिबा क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिए, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है जो आपने अभी अभी कहा। जी बिमला जी, आप सच में दादी बनने वाली है, आपके बहू गर्व से है। दोबारा वही शब्द सुनकर बिमला जी खुशी से चहक उठती है और अपनी बहू की बधाइयां लेते हुए डॉक्टर साहिबा को धन्यवाद कहती है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सूने आंगन में खिलकारियों की गूंज भर दी। मैं बता नहीं सकती आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। बस बस बिमला जी, थोड़ी बधाई अपनी बहू के लिए भी संभाल कर रखिए। और मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूं, देने वाले तो भगवान हैं, तो धन्यवाद उनका कीजिए। और हाँ, स्वाति का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कई बार से जो उसके साथ हो रहा था वो दोबारा ना हो, इसलिए उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट में ही रखिएगा और समय समय पर इसकी जांच जरूर करवाते रहिएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर सुधा 1 महीने की दवा लिखकर बिमला जी को दे देती है और कहती है, अगले महीने फिर से चेकअप के लिए ले आइएगा स्वाति को। तब तक इसका विशेष ख्याल रखिएगा और कुछ भी हो तो इसे तुरंत मेरे पास लेकर आइएगा। जी डॉक्टर साहिबा कहकर बिमला जी अपनी बहू स्वाति को बड़ी सावधानी पूर्वक अस्पताल से घर ले आती। अस्पताल से आते ही पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती। आखिर घर का पहला बच्चा आने वाला था, तो वो भी कई वर्षों बाद। घर के हर एक सदस्य को ये खुशखबरी सुनाई जाती, यहाँ तक कि बिमला जी के नंदों को, उनकी बहनों को भी। पर स्वाति के मायके वालों को इस खुशखबरी से दूर रखा जाता है, ये कहकर कि बाहर वालों को इतनी जल्दी खुशखबरी सुनाने से नजर लग जाती है और कुछ बुरा होने का अंदेशा हमेशा लगा रहता है। साथ में बिमला जी ये भी कहती हैं कि वो खुद सही समय आने पर उनके मायके वालों को ये खुशखबरी सुना देगी। तब तक वो अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताएगी। स्वाति के मन में डर और दुविधा बढ़ते हुए
बिमला जी कहकर अपने कमरे में चली जाती है। पर स्वाति को अपने मायके वालों से इतनी बड़ी खुशखबरी छुपाना ये बात कुछ जची नहीं। आखिर वे उनके माँ बाप हैं और होने वाले बच्चे के नाना नानी। ऐसे में इतनी बड़ी खुशखबरी छुपाना कैसे किसी को अच्छा लग सकता था, वो भी तब जो स्वाति पूरे 6 सालों बाद मां बनने जा रही थी। एक लंबे अरसे से उसके साथ साथ उसके माता पिता भी इस खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर बिमला जी के आदेश अनुसार स्वाति के माता पिता तक ये खुशखबरी नहीं पहुंचना। परंतु एक बेटी का दिल कैसे मान सकता था, वो इतनी बड़ी खुशखबरी अपने माँ बाप से कैसे छुपा लेती। बस यही सोचकर एक दिन स्वाति अपनी माँ को फोन करने ही जा रही थी कि तभी बिमला जी वहां आ जाती और उसे फिर से आगाह कर देती कि अपने किसी रिश्तेदार को यह खबर नहीं सुनाए जब तक 3 महीने बीत नहीं जाते। बिमला जी की बात सुनकर एक बार स्वाति बोली भी, माँ जी कम से कम मुझे अपनी माँ को तो ये खुशखबरी सुनाने दीजिए, आखिर वो भी तो नानी बनने वाली है और भला एक बेटी अपनी माँ से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है। मेरी माँ ने भी तो कितनी मन्नतें मांगी हैं मेरे लिए कि मेरी कोख जल्द से जल्द भर जाए और आप उनसे ही ये बात छुपाने के लिए कह रही हैं। वो तो मेरी माँ है और भला माँ से कोई ऐसी खुशखबरी छुपाता है भला। उदास मन से स्वाति बिमला जी को कहती, अरे बहू मैं कहाँ छुपाने बोल रही हूँ, सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ कि थोड़ा समय जाने दे फिर बता देना। आखिर उन्हें पता चलेगा तो वो भी 10 लोगों को सुनाएगी ही ना, तो फिर हो गई ना खुशियों को नजर लगने वाली बात। और मैं यही नहीं चाहती, इसलिए जैसा कहा जाए वैसा ही कर। तुझे पता है ना कितने सालों बाद इस घर में ऐसी खुशखबरी सुनने को मिली है और तू चाहती है उसमें भी किसी की नजर लग जाए जैसा पहले हुआ था। ना, इस बार मैं अपने वंश पर आंच नहीं आने दूंगी, इसलिए जैसा मैं कह रही हूं बस वैसा ही करती जा। कड़ाई से कहते हुए बिमला जी चली जाती है और स्वाति मन मसोच कर रह जाती है। खैर जैसे तैसे स्वाति 1 हफ्ते निकाल लेती है, पर ध्यान तो हर वक्त अपनी मां पर ही रहता था कि मां सुनेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। आखिर उन्होंने भी तो कितनी मन्नतें मांगी थी माता रानी से कि मेरी सुनी बगिया में एक फूल खिल जाए। एक मां अपने बच्चे की खुशियों में कैसे ग्रहण लगा सकती, वो भी तब जब पूरे 6 सालों बाद मेरी सुनी गोद में फिर से किलकारी गूंजने वाली है। ये बात माँ जी को क्यों नहीं समझ आता जो मुझे बताने से मना कर गई। जितनी खुशी उन्हें हो रही है उतनी ही खुशी मेरी माँ को भी तो होगी। खुद तो सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट आई और मुझे डर दिखाकर चुप करवा रही है। अब मैं कैसे अपनी माँ से बात करूंगी। स्वाति मन में यह सब सोच ही रही थी कि उसके फोन की घंटी बज उठती। देखा तो माँ का ही फोन था। अब वो और सोच विचार में उलझ गई। अगर मैं फोन रिसीव कर लूंगी और माँ ने कुछ पूछ दिया तो मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया मेरी तबीयत के बारे में तो मैं कैसे जवाब दूंगी और क्या जवाब दूंगी। झूठ तो बोल नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं माँ का फोन ही ना उठाऊं। फोन नहीं उठाऊंगी तो सोचेंगी कि मैं काम में व्यस्त हूं, यही अच्छा होगा। ऐसा सोचकर स्वाति अपनी माँ संध्या जी का फोन साइलेंट पे कर देती है। 1 हफ्ते तक
जब स्वाति ने संध्या जी का फोन नहीं उठाया तब उन्हें काफी चिंता होने लगी स्वाति की। इसलिए उन्होंने अपने दामाद निखिल को फोन की। सासू माँ का फोन नंबर देखकर निखिल फोन रिसीव करता है और कहता है, प्रणाम माँ, सब ठीक है ना? खुश रहिए दामाद जी। हाँ सब ठीक है, पर कुछ दिनों से स्वाति मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है और ना ही फोन कर रही है। सब कुशल मंगल है ना दामाद जी? चिंतित स्वर में संध्या जी कहती है। हाँ माँ सब ठीक है, बस स्वाति की थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। अब ऐसे समय में तो होता ही है ना ऐसा, पर वो सुनती ही नहीं और परेशान रहती है और शायद इसलिए आपका फोन नहीं उठा रही होगी। ऐसे समय में का क्या मतलब दामाद जी? क्या हुआ है स्वाति को? अरे वो ठीक है ना, ज्यादा तो तबीयत खराब नहीं है ना उसकी? परेशान होते हुए संध्या जी कहती है। माँ घबराइए नहीं, सब ठीक है। और आपको नहीं पता स्वाति को क्या हुआ है जो ऐसा पूछ रही हैं आप? निखिल आश्चर्यजनक मुद्रा में संध्या जी से कहता है। नहीं दामाद जी, मुझे कैसे पता होगा कुछ? स्वाति तो फोन ही नहीं उठाती और पिछले 1 महीने से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। चिंतित स्वर में संध्या जी कहती हैं। अरे माँ, आप नानी बनने वाली हैं, भला इतनी बड़ी खुशखबरी आपसे स्वाति ने नहीं कहा? वो बिना कुछ भी करती है माँ, खुशी जाहिर करते हुए निखिल कहता है। कोई नहीं दामाद जी, इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई, वो भी आपके मुंह से, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बहुत बहुत बधाई दामाद जी। भगवान आप दोनों के जीवन में ऐसे ही खुशियां भरते रहे। ऐसा आशीर्वाद देकर संध्या जी निखिल से फिर कहती है। अच्छा दामाद जी, रात को घर पहुंचकर स्वाति से जरा बात करवा दीजिएगा। वो तो मेरा फोन उठा ही नहीं रही है, इसलिए कह रही हूं। ठीक है माँ, मैं घर पहुंचते ही आपके बाद स्वाति से करवाता हूं। ऐसा कहकर निखिल फोन रख देता है। दामाद के मुंह से खुशखबरी सुनकर संध्या जी खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो खुशी से मन ही मन झूम रही थी, पर ये खुशी दोगुनी हो जाती जब स्वाति से एक बार उनकी बात हो जाती। यही सोचकर संध्या जी फिर से एक बार फोन करती है स्वाति को, पर इस बार भी स्वाति फोन नहीं उठाती है। रात को निखिल जब घर जाता है तो स्वाति से पूछता है कि वो अपनी माँ का फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही है और उन्हें अभी तक इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों नहीं सुनाया। अब कैसे उठाऊं माँ का फोन जब आपकी माँ ने मना किया हो? तो निखिल का सवाल सुनकर स्वाति जवाब देती है। क्या मतलब तुम्हारा स्वाति? माँ ने मना किया है, वो भी तुम्हें अपनी माँ से बात करने के लिए? क्या तुम भी स्वाति कुछ भी बोले जा रही? आखिर माँ ऐसा क्यों बोलेगी? कपड़ा चेंज करते करते निखिल कहता है। कुछ भी नहीं निखिल, सही कह रही हूं। माँ जी ने ही कहा था कि अपने मायके वालों को ये खुशखबरी नहीं सुनाने, नहीं तो नजर लग जाएगी, और इसलिए मैं अपनी माँ का फोन ही नहीं उठा रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं माँ की आवाज सुनूंगी तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी और खुशखबरी सुना ही दूंगी, और गलती से ये बात माँ जी तक चली जाती तो मुझे भला बुरा कहकर मेरे मन में वहम का बीज बो देती और उसका असर मेरे होने वाले बच्चे पर पड़ता और शायद फिर से वही हो जाता जिससे डरता है मन। गंभीर स्वर में स्वाति कहती है। ये माँ भी ना बस पुराने ख्यालों और अंधविश्वास को लेकर बैठ जाती है।
अरे भला बेटी को मां की नजर भी लगती है क्या? दुनिया कहां से कहां चली गई और मां वही पुराने ख्यालों में अब तक उलझी रहती है। पर तुम तो समझदार हो ना स्वाति, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? भड़कते हुए निखिल कहता है। हाँ, लगती है सबकी नजर, लगती है बेटा। 2 बच्चे खोने के बाद भी तुझे पता नहीं चला। बिमला जी गुस्से से बोलती हुई निखिल के कमरे में आती है। और यह अंधविश्वास नहीं बेटा, अगर ऐसा नहीं होता तो बहू के 2 बच्चे क्यों पेट में ही मर खराब हो गए बता? अगर मां की नजर लगती तो सारे जहां के बच्चे बदकिस्मत होते। फिर तो आपकी, हमारी और खुद स्वाति की भी नजर लग गई थी, इसलिए स्वाति के पेट में 2 बच्चे खराब हो गए, है ना मां? ऐसा ही है ना? अरे हद करती हैं किसी भी चीज की। स्वाति का शारीरिक बनावट, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक कमी के कारण स्वाति के अंदर कुछ आंतरिक प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसका एबॉर्शन हो जाता था। इसलिए हर बात को ना अंधविश्वास से मत जोड़ा कीजिए मां। और ऐसा था तो आपने क्यों बुआ मासी को बताया? क्या वो नहीं है बाहर वाले, सिर्फ स्वाति के मायके वाले ही क्यों मां? देखिए मां, आप जैसा सोचेंगे वही तो सोच हावी होगा, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचे तो सब कुछ अच्छा होगा। स्वाति अब पहले से ज्यादा स्वस्थ है और डॉक्टर के निरीक्षण में भी है, तो सब अच्छा ही होगा, इसलिए अच्छा ही सोचा कीजिए। दरअसल पिछले 6 सालों में स्वाति 2 बार गर्भ धारण कर चुकी थी, पर 3-4 महीना होते होते उसका खुद गर्भपात हो जाता था। डॉक्टर के देखरेख में होने के बावजूद स्वाति का ऐसे गर्भपात हो जाना बिमला जी को कुछ खटक जाता था। उन्हें लगता था कि दुनिया भर में बच्चे के आने से पहले ही ढिंडोरा पीट देने की वजह से ही उसका गर्भपात हो जाता है, क्योंकि वो अक्सर पंडितों के पास जाया करती थी और ऐसी बातें उन्हीं पंडितों के मुंह से सुनकर आती थी। उन्हें साइंस पर कम, पंडितों पर ज्यादा विश्वास था, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि स्वाति का शारीरिक बनावट और बच्चेदानी का नीचे रहना उसके गर्भपात का कारण था। ऐसे केस में औरतों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की हिदायत दी जाती है ताकि होने वाले बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। पर स्वाति जितनी बार भी गर्भधारण की, उसने कभी प्रिकॉशन नहीं लिया। मतलब घर के सारे काम, भाग दौड़, सीढ़ियों पर 10 बार चढ़ना उतरना उसका लगा ही रहता था। इस दौरान क्योंकि बिमला जी को लगता था कि गर्भावस्था में आराम करने से ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, बस यही सोचकर वो स्वाति से पूरे घर का काम ठीक वैसे ही कराती थी जैसे नॉर्मल समय में स्वाति करती थी। पर दूसरे बच्चे को खोने के बाद बिमला जी को समझ आया कि डॉक्टर जैसा कह रही है वैसा ही करना उचित है, इसलिए इस बार वो विशेष ध्यान दे रही थी। खैर, निखिल के कहने के बाद बिमला जी कहती हैं, ठीक है, जो मर्जी हो वही करो। अरे मैं तो तुम सबके भले के लिए ही कह रही थी, नहीं मानना है तो मत मानो, पर अगर अब की बार कुछ हुआ ना तो बैठा आना अपनी पत्नी को उसके पीहर। ऐसा गुस्से से कहकर बिमला जी चली जाती है। समय अपनी गति से बढ़ रहा था और देखते देखते 9 महीना निकल गया। 9वें महीने में अंतिम सप्ताह में स्वाति एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है जो एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त थी, जिसे देखकर निखिल कहता है, क्या अब भी आप
उस अंधविश्वास पर विश्वास करती है माँ? हाँ, तो नजर ना लगे मेरी राजकुमारी को, कहते हुए बिमला जी बच्ची के कान के पीछे काला टीका लगा देती है। बिमला जी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, कुछ सास होती हैं ऐसी जो अपनी बहू पर दबाव बनाती है कि वो अपने पीहर वालों को कोई खुशखबरी नहीं सुनाए। वो जानबूझकर बहू के मन में मायके के प्रति गलत भावना का बीज बोती है और खुद को अच्छा साबित करने में लगी रहती है। अगर सच में बिमला जी को ऐसी नजर लगने वाली बात पर विश्वास था तो वो अपने नंदों और परिवारजनों को क्यों बताए? वो भी तो 10 और लोगों को बताएंगे। कहने का मतलब बिमला जी ने जो किया वो सही और स्वाति अपने मायके वालों को बताए तो वो गलत। ये कैसी सोच थी उनकी? पर अच्छा हुआ जो निखिल ने इस अंधविश्वासी सोच पर चोट किया। पर यह बात सही है कि छोटे बच्चों को नजर लगती है, इसलिए तो उसे नजर का काला टीका लगाया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? जरूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। और कोई भी सुझाव या कोई भी अलग कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस तरह की कहानी आपको सुनना पसंद है।